आज मैं हम मेवात की मिट्टी में पले बढ़े रचे बसे और हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार भगवान दास जी मोरवाल के साथ। मोरवाल साहब नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपको। मोरवाल जी का जन्म 23 जनवरी 1960 को हुआ। आपकी शिक्षा दीक्षा जिस प्रकार के क्षेत्र, जिस प्रकार की मेवात की छवि है, तो इस प्रकार की शिक्षा दीक्षा, इस प्रकार की विद्वता, इस प्रकार का ज्ञान आपको कैसे हुआ कि आपने मध्यवर्गीय परिवार में या बिल्कुल ग्रामीण जीवन के साथ रहते बसे और आपने जो पहला उपन्यास आपका लिखा काला पहाड़, तो उसका जो नाम था, उसका जो टाइटल था, ये आपके मन में कैसे आया और मेवात की संस्कृति को, यहाँ के सामाजिक जीवन को आपने कैसे उसमें दिखाया, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो ज्ञान दो तरह से अर्जित किया जाता है। एक वो ज्ञान होता है जो कि आप पाठशालाओं में जाकर अर्जित करते हैं, आपके जो गुरु पढ़ाते हैं उससे जो ज्ञान अर्जित किया था, एक तो ज्ञान होता है। एक ज्ञान वो होता है जो आपके अपने जीवन से प्राप्त होता है। जैसे हम अगर उदाहरण लें, ये जो हमारे भक्ति काल के जितने भी कवि थे, रैदास, कबीर, गुरु नानक, ये कोई शिक्षित व्यक्ति नहीं थे, लेकिन ये ज्ञानी बहुत। तो एक ज्ञान ये होता है। मैं ये मान के चलता हूं कि शिक्षा आपके ज्ञान बढ़ाने में बहुत मदद करता है। वो इसलिए मदद करता है कि चूंकि आपका एक तो ज्ञान हो जो आपकी व्यावहारिकता से आप प्राप्त होता है, लेकिन एक वो जो दूसरा ज्ञान जो आप शिक्षा के माध्यम से करते हैं वो होता है जो आप दूसरी पुस्तकों को, ग्रंथों को, चाहे इतिहास संबंधी हो, चाहे साहित्य संबंधी हो, या जिस भी क्षेत्र की पुस्तकें जिससे संबंधित, उससे ग्रहण करते हैं। आपने बात करी काला पहाड़ की, ये आपका पहला उपन्यास 1999 में प्रकाशित हुआ। और शायद थोड़ा सा मैं पीछे जाऊं 1999 से, तो मैं 1981 में मेवात को छोड़ के, नगीना को जहाँ हम बैठे हुए उसको छोड़ के मैं दिल्ली चला गया कुछ पारिवारिक परिस्थितियों के चलते हुए। और वहाँ जब मेरा लिखने पढ़ने वालों या साहित्य के लोगों से जब मेरा संपर्क हुआ, और जब मुझे याद है कि शायद 85 या 86 में जब मैं कॉफी हाउस मैं जाता था किसी के साथ, तो वहाँ हमने बहुत सारे पुराने लेखकों को देखा। जैसे मुझे याद है कि भीष्म साहनी को पहली बार वहीं देखा था। वो अपनी पत्नी शीला जी के साथ आते थे, लंबी सी सफ़ेद सी सिगरेट होती थी, उसका उनका पोस्टर बहुत बढ़िया था, बड़ा आकर्षित करने वाला था। विष्णु प्रभाकर वहाँ लगभग रोज़ा नहीं आते, क्योंकि पास में अजमेरी गेट कुंदेवाला में रहते थे, तो वहाँ से कॉफ़ी हाउस लगभग पैदल चल के आते। उसके अलावा बहुत सारे जो लेखक थे वहाँ आकर मिलते थे। हर शनिवार को लगभग कई बार तो 60 65 लेखक आ जाते। तो उनके बीच में जो बातचीत होती थी, तो उस बातचीत के आधार पर बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगा कि ये जो बात कर रहे हैं, जैसे खास तौर से जब हिंदू मुस्लिम की बात होती थी कुछ इस तरह की, तो मुझे इसलिए थोड़ा सा अजीब लगता था कि मेवात में आज तो छोड़िए, आज से 40 साल पहले या 30 साल पहले उस तरह का माहौल नहीं था। मतलब हम आज भी, मैं कम से कम मेवों को मुसलमान कहते हो मुझे थोड़ी हिचक होती है, मैं मेव ही कहता हूँ, क्योंकि जब मैं मेव शब्द का इस्तेमाल करता हूँ तो उसकी जो अर्थ छवियाँ हैं, उसका जो मतलब उसकी जो भावना है वो बिल्कुल वो नहीं होती जो हम किस इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो सारी बातें होती तो मैं लगातार इन सब चीज़ों को सुनता था। फिर उसके बाद मैंने कुछ उपन्यास भी पढ़ने शुरू किए। जैसे मैंने आधा गाँव पढ़ा उसी दौरान, मैला आंचल पढ़ा, काला जल पढ़ा, धीमी 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 चल, ये सारे बुक। तो उनको पढ़कर मुझे ये लगा कि जो इन उपन्यासों का जो समाज है, खास तौर से जैसे राही मासूम रजा की बात करवाते हैं, तो मुझे लगा कि यार ऐसा ही तो समाज मेरा है, जहाँ मेवात में भी उसी तरह का कल्चर है, सबके सब वही है जो यहाँ। तो इस तरह से, और मैं लिखता तो पहले ही था, तो मेरे मन में एक बात थी कि मुझे कभी अपने पूरी मेवात को लेकर कुछ बड़ा काम करना है। हालांकि उससे पहले मेरी कुछ मेवात से संबंधित कुछ कहानियां छपी थी। जैसे ये कहानी थी लेकिन, वो कहानी मेरे पड़ोस में ही एक घर के सामने एक महिला को हैदराबाद से लाया गया था, उसको लेकर उसके साथ किस तरह से उसका पति जो है जुम्मे खां लगे, वो किस तरह से फिर बात में चली गई। उसी तरह से कहानी मेरी भूकंप है। भूकंप कहानी 1990 में
जो रथ यात्रा निकली थी, और रथ यात्रा के दौरान जो मेवात में एक ऐसा माहौल बन गया था, हिंदू समाज और देव समाज दोनों में, कि सबको ये लगने लगा कि 30 नवंबर, शायद मुझे आज भी याद है वो, कि कहीं 30 नवंबर को जब वो रथ यात्रा गुजरेगी तो ऐसा ना हो कि जैसे 1947 में मारकाट मची थी उस तरह का। तो उसके चलते यहाँ बहुत सारे लोग गांव अपने घरों को, मोहल्लों को छोड़ छोड़ के चले गए। और उसकी जो पात्र है, असल बात मेरी अपनी माँ है, अच्छा, जो कि चल नहीं पाती थी, वो थी, तो उसको लेकर लिखी। इसी तरह एक कहानी मेरी रंग अबीर है, एक नाई है, उसको लेकर है। और उस कहानी का जन्म ऐसे होता है कि जब ये 1992 में जब ये प्रकरण हुआ था, तो हमारा एक दोस्त था वही बनाई, तो एक दिन ऐसी बात हुई तो उसके मुंह से बड़ी जिस पीड़ा के साथ उसने शब्द कहा कि भाई अब तो पुलिस भी तुम्हारी और सरकार भी। तो ये सिर्फ एक वाक्य था। तो इस तरह की छोटी छोटी अस्सी मॉडल और सूबेदार कहानी, जो कि हमारे यहीं के किसी गांव के रोजगार नाम के व्यक्ति हैं, अब मुझे पता नहीं जिंदा है या भी, तो उनको लेकर थी, उस पर भी बड़ा बहुत परेशान हुए थे। हमारे मोहल्ले में एक घटना हुई थी, उसको उस कहानी से मैंने, तो ये इस तरह के लेकर टुकड़ों टुकड़ों में चीजें थी। लेकिन ये था कि कहीं ना कहीं एक बड़ा काम करने की मेवात को लेकर, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा यहाँ का अनुभव था, उस समाज को बहुत भीतर तक। तो जब 1992 की घटना हुई और 1992 में जिस तरह का यहाँ रिएक्शन हुआ मेवात में, मुझे आज भी याद है कि मैं, जैसे अक्सर होता है भाई आपका इलाका जैसा भी अच्छा बुरा दूसरों के लिए, लेकिन आपके लिए अपना इलाका। तो मैं जब ये घटना घटी तो मुझे नहीं पता था कि मेवात में भी कुछ ऐसा। तो मुझे एक महिला ने, जिनके सामने मैं मेवात की कई बार तारीफ कर चुका, तो वो मुझे ढूंढ रही थी वहां, तो मैं उसको मिला तो उसने कहा, मुरवाल तुम तो कहते हैं कि तुम्हारी मेवात में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये देखो। तो उन्होंने एक अंग्रेजी का अखबार, वो इवनिंग न्यूज था, उसमें एक खबर छपी हुई थी जब 1992 के बाद पूरे देश में, तो मेवात में भी जो घटना घटी थी उसको। तो उसके बाद मुझे लगा कि अब समय आ गया है, अब मैं इस काम को पूरा करूं, मतलब शुरू करूं, जिसमें कि जिसके केंद्र में मेवात हो, और मेवात का जो भाईचारा ही हम उसको कहेंगे, जो इस तरह का पहला वातावरण कैसे धीरे धीरे वो टूटा है। और ऐसी घटनाओं का, जैसे 1992 उसका मेवात जैसे समाज पर क्या असर पड़ता है, हिंदू मेव या मुसलमान जो कि इस तरह से रहते हैं, उनके पर क्या असर पड़ता है। तो उसके बाद फिर मैंने इस उपन्यास को लिखना शुरू किया। और इसमें एक मजेदार बात है, शीर्षक की बात कही आपने, काला पहाड़। दरअसल काला पहाड़ शीर्षक से इसमें थोड़ा भ्रम पैदा होता है। काला पहाड़ नाम का एक व्यक्ति उड़ीसा में हुआ था, उसका नाम शायद कालाचंद्र राय था, और वो हिंदू था, जो कि बाद में एक बादशाह की बेटी से उसको प्रेम हो गया था, उससे वो शादी करता है, मुसलमान बनता है। लेकिन शादी के बाद फिर दोबारा जब हिंदू बनने की कोशिश की, तो जो वहां का जो ब्राह्मण समाज था, उन्होंने उसके लिए साफ मना कर दिया, उनको वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए मना कर दिया। तो उसने, कालाचंद्र राय ने, तो ताकत था कि बादशाह की लड़की थी उसी बादशाह की, उसका पूरा वारिस हो गया, तब उसने वहां ब्राह्मणों को कत्लेआम किया था भयानक रूप से उड़ीसा में। तो उसको फिर काला पहाड़ कहा गया था, इसको काला पहाड़ उसको कहा जाता है। तो इससे भ्रम हुआ। लेकिन यहाँ जो शीर्षक है काला पहाड़, ये काला पहाड़ एक तरह से शीर्षक इसका प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक ये सिंबॉलिक ये है, ये जो हमारे अरावली रेंजेस जाते हैं, पर्वत, इसको अरावली पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि इस धरती पर दो ऐसी पर्वत श्रृंखला, एक तो अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला, और एक अरावली पर्वत श्रृंखला, जो इस धरती पर सबसे प्राचीन है। जैसे शिवालिक या हिमालय की जो रेंजेस, उसको सबसे लेटेस्ट कहा जाता है धरती पर, उसी तरह से ये काला पहाड़, जिसको कि हम काला पहाड़ कहते हैं यहाँ। और ये काला पहाड़ क्यों कहते हैं? जब मौसम साफ हो कभी आप देखना, इसका ये पूरा काला दिखा है, इसका जो पत्थर है वो ग्रेइश है, तो इसलिए इसको काला पहाड़ कहा जाता है।
तो इसलिए इसका शीर्षक इसलिए किया कि ये एक तरह से उन पूरे मेवात को जो घट रहा है, जो घट चुका है, उसका एक तरह से गवाह है। तो इसलिए मैंने इसको ये शीर्षक काला पहाड़। गोपाल साहब, मैं एक दूसरा प्रश्न मेरा आपसे ये है कि जैसे ही आज मैं आपके पास आया, आपका बहुत सामान्य जीवन है, बिल्कुल सामान्य सा मकान है। आज भगवान दास मोरवाल किसी परिचय के मोहताज नहीं है। क्या ये आरंभिक समय में जब काला पहाड़ के बाद आपको एक स्पेस मिला, बड़े साहित्यकारों के बीच में आपकी पहचान हुई, आपका नाम पत्रिकाओं और अखबारों में आया, एक स्थापित साहित्यकार, एक उपन्यासकार आप हुए, क्या आप बता सकते हैं कि आरंभिक जब आपने शुरुआत की, क्या वो संघर्ष आपका था कि इतने स्थापित साहित्यकारों में, उपन्यासकारों में, कथाकारों में आपने कैसे अपनी जगह बनाई? क्या आपको भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? मेरी खुद की एक पुस्तक थी, कुछ तो कहूँ, तो मैंने उसमें लिखा भी था कि सिक्का मुट्ठी में था तो काबू में था, उछालते ही उल्ट गया, जीत में साझी था हर शख्स, हार मिलते ही पलट गया। क्या आपको भी आपके आरंभिक दिनों में, शुरुआती दिनों में उन चुनौतियों का, उन संघर्षों का सामना करना पड़ा? क्योंकि आपकी फहरिस्त में, आपके समकालीन बहुत से साहित्यकार ऐसे थे जो बहुत बड़े कदर रखते थे, उनकी बहुत सी उपन्यास कहानियाँ छप चुकी थी। क्या भगवान दास मोरवाल के सामने की समस्या थी? देखो, एक चीज़ तो मैं बताऊँ कि लिखने पढ़ने का, जिसको हम कलम घिसना कहते हैं देसी में, तो वो एक शौक तो मेरा रहा था। और जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो एक यहाँ का दैनिक मेवात अखबार था, गुड़गांव से छपता था। उसमें कुछ छोटी मोटी चीज़ें, मतलब चीज़ें छपती। और दूसरी बात ये है कि मैं दिल्ली जब गया यहाँ से, तो मैं लेखक बनने के लिए नहीं गया। मैंने जैसे कहा, मैं तो रोजगार की तलाश में गया था, और मेरी जैसी पारिवारिक स्थितियाँ थी उसके लिए गए। और लगभग 7 वर्षों तक मैंने जो मेरा सबसे खराब, जिसको कि कवि त्रिलोचन का एक उनका कविता संग्रह है, मेरे ताप के ताए हुए था। मतलब वो जो आप कह रहे हैं सामना करना पड़ा, वो बिल्कुल सामना उस तरह से नहीं, क्योंकि मेरे पास पहली बात मैंने कहा कि मेरी तो प्राथमिकताएं कुछ और थी, नौकरी कुछ उस तरह की थी नहीं। यहाँ से गया था अपने कस्बे की नगीना की लाला की फैक्ट्री में गया था, लेकिन ये था कि धीरे धीरे वहाँ से भी पैर उठ रहे कई बार, लेकिन फिर वहीं जाके पढ़ना रहना पड़ा। लेकिन जब काला पहाड़ उपन्यास आया, और इस उपन्यास की अगर पहला एडिशन आप देखेंगे तो इसमें आपको 2 चीज नहीं मिलेंगी मेरे परिचय में। एक तो मैं करता क्या हूँ, एक मैं रहता कहाँ हूँ। ये पहला एडिशन में आपको दोनों चीज नहीं मिलेंगी, मैं क्या काम धंधा करता हूँ, नौकरी वगैरह, और दूसरा मैं रहता कहाँ हूँ। ठीक है ना? उसका नुकसान ये हुआ कि लोग जो संपर्क करना चाहते थे वो नहीं। और चूंकि कोई मैं ऐसा सिद्धहस्त लेखक तो था नहीं, एक अनुभव थे मेरे पास, मेवात की समझ थी, फिर मैंने उस समझ को बढ़ाया, और मेवात को समझने में का जो पहला बीज पड़ा, मेवात के प्रति समझने को लेकर जो मेरे अंदर एक आकर्षण पैदा हो, वो हुआ जब मैंने, एक और मैं बता दूं कि मैंने ग्रेजुएशन नगीना से नहीं की, यहाँ कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज, मैंने नूह से की, वाईएमडी कॉलेज से। और नूह में एडमिशन लेने का कारण था कि मैं यहाँ जो हमारे एक तो MCC मेवात क्रिकेट क्लब हुआ करता था नगीना, उसमें खेलता था मैं, फिर स्कूल की टीम में भी होता था। तो वहाँ जाने का मेरा एक जो कारण था, एक तो ये था, क्रिकेट खेलता तो वहाँ किसी ने एडमिशन करा दिया, तो मेरा तो उन्हीं दिनों मुझे लाइब्रेरी में, जो यासीन में डिग्री कॉलेज की लाइब्रेरी में, वहाँ एक छोटी सी पुस्तक हाथ लगी, डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा की किताब थी, कोटपुतली के फिल्म। वो उन्होंने एक मेवाती बोली को लेकर उनकी PhD थी, और वो उसमें उन्होंने इतिहास, मेवात का जो इतिहास था थोड़ा बहुत, वो उसमें दर्ज किया हुआ था। तो मुझे एक तो पहली जो मेरी थोड़ी सी समझ बनी, मेरी उत्सुकता जब जगी, वो उस किताब को लेकर। उसके अलावा फिर मेरे पास कुछ और भी चीज़ें थी, मेवात के जैसे लोकगीत, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, चूँकि मैं यहीं का रहने वाला, तो हमारे तो जबान पर वो चीज़ें चढ़ी हुई बहुत सारी। बातों बातों में मैं कई बार मेवाती मुहावरों का इस्तेमाल कर रहा था, तो लोग तुरंत समझ जाते हैं, रोचक हो जाता है। तो उन सब चीज़ों का जो मेरी याददाश्त थी, मेवात के रीति रिवाज थे, मेवात का जो आपसी भाईचारा, और उसकी शुरुआत जो अंत तक 1992 में होती है, तो उसका सलेनी बात है। तो अंत में अगर आपने पढ़ा हो तो जिस तरह से आखिर में जाकर
मतलब उसको इस चीज का मतलब रंज है कि उसे अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ती है। तो इस तरह से जब वो उपन्यास आया, और उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, पत्रिकाओं प्रचार, तो उस उपन्यास को, बहुत मोटा उपन्यास है, लगभग 500 पेज का उपन्यास है। तो उस उपन्यास को जब पढ़ा गया तो लोगों को पहली बार पता चला कि कोई मेवात जैसा भी इलाका है। और खाली मेवात ही नहीं है, जो मेवात की जो पूरी बुनावट है, एक एक चीज के छोटी छोटी चीजों का जो विवरण है, और वो जिस तरह से दर्शाया गया है, और उसमें कई पात्र तो ऐसे हैं कि जो मेरे अपने हैं। जैसे उसमें एक बहुत बढ़िया प्रसंग है पतंगबाजी का, उसका जो पात्र है पतंगबाजी का मंगतू, वो मेरे अपने पिता है, वह यही नाम है। इसी तरह से उसमें एक प्रसंग नौटंकी का है, उसमें भी जो साजिंदा है वो मेरे पिता है, वही नाम। तो एक बार मैं अपने पिता को, मैंने बहुत बार में सुनाया, क्योंकि आप पिता के ऊपर लिख रहे हैं तो आपको थोड़ा संकोच होता है, सुना तो मैंने एक बार सुनाया, वो जो दिल्ली गए थे कुछ दिन रहने के लिए, तो उन्होंने कहा यार तूने तो यार सारी चीज लिख रखी। तो उसके बाद जब वो उपन्यास आप जिस तरह से उसकी चर्चा हुई उस उपन्यास में, और इसमें दो राय नहीं कि आज अगर मेरी पहचान है, और ये लगभग हर लेखक के जीवन में होती है, उसकी पहचान एक आदि रचना से होती है। प्रेमचंद को हम गोदान से ही जानते हैं, रेणु का मेला आंचल से ही जानते हैं, श्रीलाल सुकू को हम राज दरबारी से जानते हैं, राही मासूम रजा को आधा गांव से जानते हैं, अब्दुल बिस्मिल्लाह को झीनी झीनी बीनी सदरिया से जानते हैं, शानी को हम काला जल के नाम से जानते हैं। लिखा उन्होंने बहुत है। तो ये कहीं न कहीं ये मेरे साथ भी जुड़ा, और ये अक्सर होता है कि ऐसी रचना या तो लेखक की सबसे अंतिम होती है या पहली होती है। जैसे गोदान प्रेमचंद का सबसे अंतिम उपन्यास है। तो इस तरह से फिर उसके बाद जब इसकी चर्चा हुई, और फिर थोड़ा सा जब एक आत्मविश्वास भी बढ़ा मेरे लेखक के रूप में, कि जब इसकी चर्चा हुई तो मैंने फिर अपने आप को थोड़ा सा ये सोचकर अपने आप को फिर केंद्रित किया कि नहीं, अगर आपकी कंटेंट में दम है, आप लिख सकते हो, तो आपको किसी उस तरह की प्रचार की और उसकी जरूरत है। मोहम्मद साहब, आप मिश्रित समाज से आते हैं, आपका क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे दो कम्युनिटी के लोग रहते हैं, दो रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, आप उनके बीच में पले बढ़े रचे बसे, और 1981 में आपका सफ़र, आपकी यात्रा दिल्ली से शुरू होती है। जिस प्रकार आपने मेवात के क्षेत्र को लेकर के आपके अपने लोगों के बीच रह करके 5 उपन्यास मेवात से संबंधित लिखे, कैसा महसूस करते हैं जब आप अपने लोगों की बातें, आप अपने क्षेत्र की बातें कम से कम देश और प्रदेश के पटल पर रखते हैं? आपको नहीं लगता कि इस प्रकार की चीज़ें जो हम सामने रखते हैं तो लोगों का रहन सहन, उनकी आशा आकांक्षा, उनका विश्वास इतना मुखरित होता है, और यहाँ के लोगों को और यहाँ के समाज को तवज्जो आपने दी, उसके बारे में आप खुद कैसा महसूस करते हैं कि इस इलाके में नई पहचान मिली? आपको खुद मेवाती होने पर गर्व है कि आपने मेवात के लोगों के बीच में उनकी सामाजिक समरसता के बारे में, उनके आपसी रहन सहन के बारे में 5 उपन्यासों से संबंधित आज आप ऐसी कैसे देखते हैं? देखिए, ठीक है कि भाई आज एक कथाकार के रूप में, एक लेखक के रूप में मेरी पहचान राष्ट्रीय स्तर की है, और इसमें मुझे अपने मुँह से कहना भी यही चाहिए कि जब हम समकालीन उपन्यासों की बात करते हैं, कथाकार की बात करते हैं, तो हमें लोग वो अलग बात है, इसमें मेरी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनी है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि जब लोग ये कहते हैं कि ये मेवात का लेखक है, मतलब आपके लिए आपने जो लिखा और आपकी पहचान अगर आपको इस रूप में अगर मिलने लगती है, तो मैं समझता हूँ कि आपको ये लगता है कि जिस समाज में आप रह रहे हैं उससे आप एक हद तक पूर्ण हो गए। मतलब यहाँ तक लोग कहते हैं कि अगर आपको मेवात को समझना है तो आप मोहनदास मोहम्मद के उपन्यासों को पढ़ें। तो अगर कोई आपका इस तरह से संदर्भ देता है तो मैं समझता हूँ कि जो आपने काम किया या मैंने काम किया, मुझे अच्छा लगता है कि कम से कम लोग इस रूप में उसको ले रहे हैं। अब जैसे मेरा 5वां, आपको ये भी सुन के मतलब हैरानी हो सकती है कि मेरे लगभग आधे के करीब उपन्यास मेवात को भी केंद्रित किए। लेकिन खाली मेवात की अगर हम बात करें तो जो उसकी सामाजिकता है,
उसका इतिहास है, उसका साहित्यिक पक्ष है, उसका कला पक्ष है, उसका सांस्कृतिक पक्ष है। मतलब मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश ये की है कि उन सभी पक्षों को अपने लेखन में उस तरह से लाऊं। और संयोग है कि बराबर उसका नोटिस बहुत लिया गया है। हाँ, हलाला को लेकर हम ये कह सकते हैं कि वो मेवात का उपन्यास नहीं है, सिर्फ उसकी पृष्ठभूमि मेवात है। हलाला खाली मेवात में प्रैक्टिस में भी नहीं है। ये रस्म जो है मेवात में प्रैक्टिस में नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वगैरह में है। लेकिन मैंने मेवात की जो पृष्ठभूमि ली, यहीं के जो पात्र लिए, यहीं के लोकगीत और उसके संवाद लिए, तो उसका कारण ये था कि मैं अपनी बात को अपने यहाँ के पात्रों के माध्यम से बेहतर ढंग से कह सकता, और उसमें काफी हद तक मुझे इसमें सफलता मिली। आपके पहला उपन्यास आने के बाद काला पहाड़ 1999 में, बाबल तेरे देश में, और अंतिम जो उपन्यास था आपका कांस 2024 में प्रकाशित हुआ, सुन बंजार नरक मसैया, हलाला, वंचना, संकुटिका और मोक्ष में। मैं अभी आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं सीधा खानजादा पर आता हूँ, जो प्रकाशित होने के बाद काफ़ी चर्चा में रहा। बहुत से लोगों ने इसको सराहा और इसके ऊपर आपको बहुत सी संस्थाओं से सम्मान भी प्राप्त हुआ। खानजादा को आप कैसे देखते हैं? देखिए, खानजादा लिखने के पीछे कई बार क्या होता है कि आप जो चीज़ आज लिख रहे हैं, या जो आज एक आध साल के आगे पीछे आपकी प्रकाशित होकर आती, छपकर आती, दरअसल ऐसा है कि वो कहीं न कहीं आपके जहन में, मन मस्तिष्क में बहुत पहले से चल रहा होता। काला पहाड़ अगर आपने पढ़ा तो फिर एक शादी ब्याह के बहाने, जो हमारे यहाँ मीरासी जो है पंडों का खराबी गाते हैं महाभारत पर आधारित, तो उसमें किस्से के रूप में खानजादा का जिक्र आता है। दरियाव का से बदली मीना का भी जैसे उसमें जिक्र आता है। तो कहीं न कहीं मेरे मन में एक ये था कि अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं हसन खां मेवाती पर काम करूं। और जब मैंने इस पर काम करना शुरू किया तो मेरे मन में सिर्फ हसन खां ही मेवाती था, खानजादा नहीं था उस तरह से। लेकिन दिक्कत ये आई कि जब हम हसन खां मेवाती पर बात कर रहा था तो मुझे हसन खां मेवाती को लेकर उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। पिता का नाम था, माँ कौन थी, वो उस तरह का नहीं, जिस पारिवारिक होता है। दूसरी बात कि हसन खां मेवाती का इन्वॉल्वमेंट या जो लोग जानते हैं, वो जानते हैं पानीपत के पहले युद्ध से, जो कि 1526 में हुआ। लेकिन दूसरे युद्ध में जो खानवा का युद्ध हुआ वो ठीक एक साल बाद, 17 मार्च 1527 को, वो ठीक एक साल बाद हुआ। और उस युद्ध में हसन खां मेवाती शहीद हो जाता है एक साल। तो फिर हसन खां मेवाती पर तो बात बनती नहीं, ना उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में ना। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा, जैसे कि मेरी थोड़ी सी कोशिश होती है कि मैंने चीज़ों को खोजना शुरू किया। फिर मैंने कुछ मुगल पीरियड्स का जो इतिहास था वो पढ़ा, मोटे मोटे ग्रंथ। कभी आप हमारे लेखक के कारखाने में जाकर देखिए कि आदमी कैसे लिखता है, मोटी मोटी कहते हैं। हमारी पत्नी जी बैठी हुई है, ये वो सब पता है, तो उनका अध्ययन किया मैंने। फिर उसके बाद चूंकि मैंने ये पहले से मन बनाया हुआ था कि मुझे रहीम तक आना है, क्योंकि रहीम की माँ हसन खां मेवाती के चचेरे भाई की, जमाल खां की छोटी बेटी थी सलीमा बेगम, बड़ी बेटी साहबानू थे जिसका कि हुमायूं था। अब दिक्कत ये थी कि हसन खां मेवाती की मौत से लेकर, शहीद होने से लेकर रहीम तक पहुंचने तक कम से कम 150 पौने 200 साल तक अंतर है। अब उस अंतर को आपको कैसे, क्या करना चाहिए, कैसे करें? तो उसी बीच मैंने देखा कि भाई, मैंने उस समय देखा कि इस बीच और क्या 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 घटना है। तो उसमें मुझे सबसे पहले मिला हेमू बक्काल, जिसको पहला हिंदू राजा कहते हैं हेमचंद्र विक्रमादित्य। और हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमू बक्काल हम सब जानते, अलवर का था। अलवर के पास राजगढ़ एक जगह है, वहाँ एक माछेड़ी गांव है, वहाँ का रहने वाला। उसके बाद वो भार्गव थे, उसके पिता रेवाड़ी आए। और रेवाड़ी में ये कहा जाता है कि जो बर्तनों का बहुत बड़ा उद्योग था एक समय में, वो हेमू का स्थापित किया हुआ। तो हेमू उन दिनों
अफगानों के लिए शोरे, क्योंकि शोरा बहुत होता, शोरे का निकालने का काम करता शोरे निकाल सप्लाई करता था, शोरे से बारूद बनता है अफगानों में। तो मैंने फिर ये देखा कि अगर मान लीजिए हेमू का फिर संबंध और किससे था, तो पता चला कि उसका संबंध फरीद खां से था। अब फरीद खां कौन था? फरीद खां वो व्यक्ति था जो आगे जाकर शेरशाह सूरी बनता है। मैंने जैसे बताया कि ये पूरी एक पट्टी है मेवात की, नारनौल, रेवाड़ी, अलवर, बयाना, भरतपुर, आगरा, दिल्ली, पूरी। आज भी जाके देखिए कि जो शेरशाह सूरी का दादा था इब्राहिम सूर, उसकी कब्र जो है नारनौल में है। तो फरीद खां, फिर मैंने और गया तो पता चला कि फरीद खां यानी जो शेरशाह सूरी का बचपन और हेमचंद विक्रमादित्य का पारिवारिक संबंध, वो हेमू के घर जाता था। तो ये फिर धीरे धीरे कड़ियां जोड़ती गई, मतलब शेरशाह सूरी तक समय आ गया। फिर शेरशाह सूरी और मुगलों का झगड़ा, युद्ध तो आपको सबको पता ही है। हुमायूं को उसी ने खदेड़ा था, शेरशाह सूरी ने। वो तो अगर शेरशाह सूरी किलंजर के किले में अगर वो जो लड़ाई हो रही थी और किले से वो जो बारूद बम उसने फेंका वापस, तो वापिस वो जो बारूद खाना था, बारूद पड़े, उसमें चिंगारी लगी, उसमें झुलस गया था, उसमें वो मर गया था। अगर वो मरता नहीं तो मुगल इस देश में नहीं आते। उसको तो कर्मनाशा नदी में वो तो मरते मरते बचा था। हुमायूं तो उस नदी को पार, वो तो वहां के एक भिश्ती ने उसको बचाया, वरना तो हुमायूं का काम ही हो गया था। जैसे तैसे बच के वो भाग गया। तो ये सब की सब चीजें, फिर उसके बाद फिर ये जब रहीम का वाला प्रसंग आया, जब नजदीक आ गया, तो फिर तो मुझे थोड़ी सी और सुविधा हो गई। नहीं, मैं जब खानजादा को हाँ। पढ़ रहा था तो उसमें जो रहीम का जो प्रश्न है, हाँ। वो मेरे को ऐसा लगता है आपने बहुत बारीकी से, बहुत निचोड़ आपने ये भी दिखाया ये पंक्तियाँ कि रहीम का पूरा जीवन, उसका पूरा कैरेक्टर क्या था। हाँ, तो वो इसलिए ना क्योंकि मेरी दिलचस्पी रहीम में थी। भाई जिसकी माँ एक मेर सरदार की बेटी खानजादा की मेवात की उससे संबंध, तो मेरी तो उसमें रुचि ज्यादा होनी। बाकी तो मैंने फिल्म के तौर पर लिया कथा को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि एक समझदार को, मतलब इतिहास का कोई पाठक हो, जिसको किसी इतिहास का समझ, और आप उसमें हेमचंद विक्रम बीच के अगर उसको छोड़ देते हैं तो आपको फिर सवाल उठते हैं कि भाई बीच का क्या हुआ उस समय। उस गैप को भरने के लिए, तो उस गैप को भरने के बाद वो कड़ियां फिर जुड़ती चली गई। जैसे उसमें एक मजेदार है कि जो क्या नाम इसके शेरशाह सूरी के उसमें दरबार में उसका एक सैनिक था, उसका नाम था हाजी खां, वो मेवात का ही था। उसका जिक्र दिया। फिर क्या है कि आप फिर अपनी कल्पना से अपने उसको बड़ा रोचक बनाते हैं। जैसे उसमें हाजी खां वाले प्रसंग का इस्तेमाल कैसे किया कि जब वो तो साहित्य में हर साहित्यकार को, हर उपन्यासकार को ये अधिकार है कि वो अपनी कल्पना के सहारे, नहीं, लेकिन प्रामाणिकता के सहारे, प्रामाणिक भी तो होना चाहिए। जैसे जब हेमू अपने भतीजे को जब वहां उसकी सेना में भर्ती करने लग जाता है शेरशाह सूरी, तो जब उसे पता चलता है कि भाई शेरशाह सूरी का तो पुराना दोस्त है बचपन का, क्योंकि इसका नाम हेमंत राय वो था, बसंत राय, बचपन का नाम हेमू का, और उसका फरीद खां था, और उसके दादा फरीद खां को, तो उसे पता चला कि भाई ये तो मेरा बचपन का एक तरह से। अब वो शाम को जो है दस्तरखान पर बैठे हुए, अब हाजी खां भी आ रहा है, बैठा हुआ है। अब वहाँ अब इसको उसको फिर शेरशाह सूरी को सब पता था कि मेवात का क्या कल्चर है, तो कहता है कि भाई, वो हाजी खां कहता है कि हाजी खां से कहता है कि भाई कुछ हो जाए मेवात पर, तो उसके बहाने फिर मेवात पर एक किस्सा सुनाया जाता है, हाजी खां सुनाता है, प्रामाणिक लगता है। फिर जब वो सब कुछ खाना वाना खा लेता तो अंत में शेरशाह सूरी ये कहता है हेमू से कि भाई अभी मजा नहीं है, असली खाना तो आपने खाया नहीं। कहना क्या, कहले घी बूरा कौन खाएगा, अब ये जो घी बूरा चावल ये तुम्हारा खाना है ब्रज और मेवात का। तो इससे हुआ क्या कि इन चीजों से वो प्रसंग रोचक बना, प्रामाणिक बना। तो इस तरह की चीजों का जो खानजादा में, तो इस तरह की चीजों को जो मतलब बगैर अध्ययन के, देखिए उपन्यास ये पूरा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर और तथ्यों पर आधारित है, लेकिन इस उपन्यास में अगर तथ्यों को तो बरकरार रखा ही गया है, लेकिन उसमें जो छेड़छाड़ की गई है वो इतनी ही उस तरह से की गई है कि पाठक को वो झोल पकड़ने नहीं आया। खानजादा को पढ़ के बहुत आनंद आता है, मैं उसको जब भी पढ़ता हूँ उसमें से बहुत सी चीज़ें नहीं निकलती,
बहरहाल मोरवाल साहब, आपने बहुत से उपन्यास मेवात की रची बसी संस्कृति के मध्य लिखे, ऐतिहासिक उपन्यास आपने लिखे, सामाजिक या आंचलिक उपन्यास यहाँ पे लिखे। मेवात की बारीक से बारीक चीज़ों को आपने एक सूत्र की तरह, एक हीरे की तरह पिरोया, और इन सब चीज़ों के लिए आपको 2024 में भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता के द्वारा कृतित्व समग्र सम्मान से सम्मानित किया गया। 2024 में ही आपको अजय सर्जन सम्मान से खानजादा के लिए आपको सम्मानित किया गया, और हिंदी अकादमी विशिष्ट योगदान सम्मान के लिए भी आपको सम्मानित किया गया। हरियाणा प्रादेशिक हिंदी साहित्यकार गौरव सम्मान से आपको सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार की रचनाएं लिखने के बाद वैसा सम्मान मिलता है किसी लेखक को, तो आपको कैसा लगता है? उसका हौसला, उसका आत्मविश्वास कितना मिलता है? देखिए, सम्मान और पुरस्कारों का मेरी नज़र में ये महत्व है कि जब इसको एक तरह से पारितोष कह सकते हैं। मतलब जब आप उसी फील्ड में होते हैं, और मैं एक चीज़ और मैं लेखन को भी प्रतिस्पर्धा मानता हूँ, तो उस कंपटीशन में, उस प्रतिस्पर्धा में जब जहाँ के बहुत लेखक लिख रहे हो, उसमें अगर आपको कोई सम्मान पुरस्कार मिलता है, तो मैं समझता हूँ कि वो आपका एक तरह से रिकग्नाइजेशन, उसकी मान्यता है, आपके लेखन की सार्थकता है। मतलब तभी आपको ये चीज़ें दी जा रही हैं कि जब आपके लेखन को लोग मतलब उसको नोटिस ले रहे हैं, उसको सराह रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ इससे एक हौसला बढ़ता है, एक आत्मविश्वास बढ़ता है, और आगे लिखने के लिए एक प्रेरणा भी मिलती है। आपको उपन्यासों के अलग कथा, कहानियाँ और आपके दो संस्मरण पखी, जेठा गुल मकोर, यहाँ कौन है तेरा, और दोपहरी चुप है कविता संग है, तो आपने लगभग सभी विधाओं पर लिखने का प्रयास किया है, और आपके कहानी अब तक में 74 कहानियाँ आपकी प्रकाशित हुई है, और 2 साक्षात्कार इसमें संवाद पर प्रकाशित हुआ है, और समाज को आशीर्वाद हमारे को देखने को मिलेगा। फिर भी भविष्य के लिए मोरवाल साहब आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आप अपने भविष्य की क्या कार्य योजना है? आपका लेखन का स्तर अब उच्च है, प्रतिष्ठित साहित्यकारों में आपका नाम है, तो और बेहतर समाज के लिए आप अपने उपन्यासों के माध्यम से, अपनी कथाओं के माध्यम से समाज के लिए बेहतर करना चाहते हैं, तो भविष्य की योजना आपका क्या है? देखिए, क्या है कि अब ये क्योंकि लेखन में है, तो जाहिर सी बात है कि जब अब ये तो एक तरह से मजदूरी जैसी है ना, भाई मैं तो लेखन को एक तरह से एक मजदूरी दूँ, तो धीरे धीरे क्या है कि योजनाएं तो कई है, और वो धीरे धीरे मूर्त रूप लेगी, लेकिन सबके बारे में बताना अभी ठीक भी नहीं होगा, क्योंकि आगे जाकर क्या बनता है ये बाद में पता चलता है। धन्यवाद मोरवाल साहब, बहुत आनंद आया मुझे आपसे बात करके, आपके उपन्यासों पर, और एक विस्तृत चर्चा, हम आपका जो लेखन क्षेत्र इतना विस्तृत है, उसके ऊपर बात करने के लिए बहुत सा समय चाहिए। तो फिर कभी दिल्ली में या नगीना मेवात में जब आपसे मुलाकात होगी, तो हम आपकी एक एक रचना के ऊपर विस्तृत चर्चा हम करेंगे। लेकिन आपका सामान्य जीवन देख करके, आपका बिल्कुल सामान्य रहन सहन देख करके मैं इतना कह सकता हूँ कि आप ज़मीन से जुड़े हुए साहित्यकार हैं, एक अच्छे इंसान हैं। तो मेरी तरफ से मैं पंक्तियाँ आपको परिचित करता हूँ कि बिखर गया तो सबके हिस्से में आऊँगा, और कुछ बन गया तो हर किस्से में आऊँगा। कि बिखर गया तो सबके हिस्से में आऊँगा, और कुछ बन गया तो हर किस्से में आऊँगा। फिर चलने वालों को क्या कुछ नहीं कहते लोग स्मित, फिर चलने वालों को क्या कुछ नहीं कहते लोग स्मित। जाहिर है सफ़र में किस किस के हिस्से में आऊँगा, जाहिर है सफ़र में किस किस के हिस्से में आऊँगा। मोरवाल साहब, पुनः आपको विषय के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत